नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं विश्व के एक महत्वपूर्ण जल मार्ग सुएज नहर के बारे में, जिसने विश्व के पूरे जो ट्रेड होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो समुद्री मार्ग से व्यापार होता है, उसको संभाल के रखा है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सुएज नहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कब बनाया गया, वर्तमान में इसका कंट्रोल किसके पास में है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास है अटलांटिक ओशियन। ये एस आकृति का जो महासागर आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। जबकि आप इस तरफ आए अगर, तो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये हमारा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। दोस्तों, शुरुआत से ये आप देखें तो यूरोप के सभ्यताएं और भारत के बीच में, भारत हो गया, चीन हो गया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, इनके मध्य बहुत व्यापार होता रहा है ना। हालांकि देखिए, व्यापार के लिए क्या है, ये लोग पहले स्थल मार्ग के ऊपर डिपेंड रहते थे। स्थल मार्ग से, अगर जल मार्ग से व्यापार होना है तो ये यहाँ से अरब के रास्ते होता था, यहाँ से ये फारस की खाड़ी में जाते थे। बट फिर अगेन जमीन के रास्ते से ही इनको यूरोप तक जाना पड़ता था। यहाँ पे एक जगह है, आज इस जगह का नाम इस्तांबुल है, पहले इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया था, है ना। यूरोप के जो भी व्यापारी हैं वो सभी लोग इस तरफ आते थे, है ना, कॉन्स्टेंटिनोपोल, और अपना सामान एक्सचेंज करते थे। तो मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बट उसके बाद जब यहाँ पे 1451 में ओटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया इस्तांबुल पे, तब उसके बाद लोगों को, खासकर यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए एक समुद्री मार्ग की ज़रूरत पड़ी। अब समुद्री मार्ग, उन्हें पता तो था कि अरब के लोग जाते हैं, बट यूरोप से भारत कैसे जाया जाए ये इन्हें नहीं पता था। तो दोस्तों, पुर्तगाल यहाँ पर है, एग्जैक्टली पुर्तगाल यहाँ है। पुर्तगाल के एक नाविक ने अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के भारत के यहाँ मालाबार तट तक आने का रास्ता खोज लिया। ये रास्ता उसने 1498 में खोजा था, है ना। और इस पुर्तगाली यात्री का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप से भारत तक आने का रास्ता खोज लिया। अब दोस्तों, कई सालों तक ये लोग इसी रास्ते से अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर भारत आते रहे। बट समस्या ये थी कि इतना लंबा चक्कर, फ्यूल की बर्बादी, समय बहुत लगता था। अब धीरे धीरे हमने पूरे विश्व के मैप का अध्ययन भी कर लिया था, मैप भी समझ में आ गया था। तब हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो भूमध्य सागर है और यहाँ पर जो लाल सागर है, इसके बीच में एक छोटा सा ही भूमि का टुकड़ा है। अगर इस भूमि के टुकड़े को काट लिया जाए तो हम यहाँ से सीधा इधर अंदर एंटर कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि हमें ये बात पहले से पता नहीं थी। रोम सभ्यता के जमाने से हमें ये बात पता थी। रोमन्स ने यहाँ पर बहुत सारी कैनाल्स, नहरें वगैरह बनवाई भी थी, जो भूमध्य सागर से सीधा नील नदी से सीधा लाल सागर यहाँ तक जाती थी। रोम की सभ्यता तक की बातें हैं। नेपोलियन ने भी अपना बहुत समय मिस्र में बिताया था, उसने भी ये बातें, इस तरह की नहर बनाने की कोशिश करी, बट नेपोलियन का राज्य तो लंबा चला ही नहीं, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फाइनली दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1858 के अंदर एक कंपनी बनाई गई, सुएज कैनाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। इसमें ओटोमन साम्राज्य भी था, इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, यूरोप के और भी कई उद्योगपति थे। सबको इससे फायदा होने वाला था। इन्होंने कंपनी बनाई, सबने शेयर खरीदे इसमें बकायदा। इन्होंने ये प्लान किया कि यहाँ पे एक छोटा सा ये प्रायद्वीप है ना, जो जिस पर अधिकार किसका है, मिस्र देश का है। इन्होंने कहा कि इस प्रायद्वीप को अपन काट लेते हैं। इस प्रायद्वीप का नाम भी है दोस्तों, सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं इसको, सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं। वर्तमान में ये किसके अधिकार में है, मिस्र देश के अधिकार में है। कि इसको काट के अपन भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देते हैं। तो देखिए, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से इसको काट कर एक नहर के निर्माण कार्य का प्रस्ताव रखा। बातचीत शुरू हुई, पैसा भी लगना था, तो एक कंपनी बनाई गई, सुएज कैनाल कंस्ट्रक्शन कंपनी। और फाइनली फिर इन्होंने 1858 में इस नहर के निर्माण का काम शुरू किया। लगभग दोस्तों 11 साल काम चला, और 1869 में 1869 के अंदर सुएज नहर ऑपरेशनल हो गई, अर्थात इसका निर्माण काम कंप्लीट हो गया। अभी तक दोस्तों, जो ये इतना लंबा चक्कर लग रहा था पूरे अफ्रीका महाद्वीप से, अब ये चक्कर बिल्कुल छोटा हो गया। अब भूमध्य सागर से निकल के आप सीधा सुएज नहर का इस्तेमाल करिए, लाल सागर में आइए और भारत तक आ जाइए। आप सोच सकते हैं, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कितना लंबा चक्कर होता होगा, कितना लंबा समय लगता होगा। वो सब होने के बाद भी
अब ये चक्कर छोटा हो गया। कुछ समय तक तो इस पे जॉइंट कंट्रोल रहा, बट प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की देश की बड़ी बुरी हार हुई। फ्रांस देश को भी बड़ा झटका लगा, इंग्लैंड को भी बहुत नुकसान हुआ, बट प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की देश के तो जो ओटोमन साम्राज्य था वो ओटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। अब स्वेज नहर पर सबसे बड़ा कब्जा किसका हो गया? इंग्लैंड का हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फिर से विश्व के बड़े बड़े देश युद्ध में उलझ गए। युद्ध के बाद इंग्लैंड और उसके मित्र देश जीते तो सही, परंतु फिर से अब स्वेज नहर पर कंट्रोल को लेके झगड़ा होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहां पर एक नया देश जो है, जो कि पहले से बहुत पुराना देश है, मिस्र देश, मिस्र देश को आजाद कर दिया गया। अब्दुल नासिर जो है इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। अब वो डिमांड करने लगे कि स्वेज नहर का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? बट स्वेज नहर का कंट्रोल किसके पास था? इंग्लैंड के पास था। वो बार बार ये बात उठा रहे थे कि यहां से मिलिट्री को हटाया जाए। फाइनली 1956 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंतर्गत इंग्लैंड ने यहां से अपनी सेनाएं हटाई, और जैसे ही इंग्लैंड ने अपनी सेनाएं हटाई वैसे ही मिस्र देश ने यहां पर अपनी सेना भेज दी और इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, अर्थात स्वेज नहर को किसकी संपत्ति घोषित कर दिया? मिस्र देश की संपत्ति घोषित कर दिया। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1858 से लेके 1869 के बीच में। काम करना कब शुरू हुआ नहर का? नहर ऑपरेशनल कब हो गई? 1869 में। उसके बाद स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र देश ने कब किया? मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया। फाइनली दोस्तों अब देखिए, स्वेज नहर का यहाँ पे भूमध्य सागर से जब एंटर होते हैं तो यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद, और यहाँ पर जो वो बाहर निकलते हैं तो इसका नाम है पोर्ट स्वेज। समझ रहे हैं आप? नहर की कुल लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है दोस्तों, और ये बहुत ही बिजी रास्ता है। अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर एक जहाज फंस गया था, है ना, लंबा जहाज था, तो उस जहाज के फंसने से कई दिन तक एक भी जहाज यहाँ से नहीं आ पाया। बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ से नुकसान हो गया दोस्तों। नहर की देखिए, यही वो एवरग्रीन नाम का जहाज था, है ना, एवरग्रीन नाम था इस जहाज का। अब ये जहाज यहाँ पे इस तरीके से हवाओं के चक्कर में क्या हुआ, ऐसे टेढ़ा फंस गया, पूरी की पूरी नहर ब्लॉक हो गई, कई बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। तो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट नहर है विश्व के लिए। विश्व के देश जो हैं दोस्तों वो यहीं से अपना बहुत सारा सामान बेचते हैं। यूरोप और भारत के मध्य अधिकांश व्यापार इसी रास्ते से होता है। बड़ी महत्वपूर्ण नहर है, वर्तमान में मिस्र देश के अधिकार में है। तो दोस्तों ऐसी और जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल जीके इंडिका को। धन्यवाद।